नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज आप सब नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, बस बॉडी बिल्डिंग एंड अप्रूवल। उससे पहले कि अपन वीडियो स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे इनसे संबंधित कोई भी जो नया वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, बस बॉडी बिल्डिंग एंड अप्रूवल। जैसा कि मैंने पूर्व ये पार्ट सेकंड, इससे पहले मैंने बस बॉडी बिल्डिंग एंड अप्रूवल के लिए पार्ट 1 बनाया था, ठीक है ना। पार्ट 1 के अंदर EIS 052 के जो नॉर्म्स है, किस प्रकार के वाहन होते हैं, बॉडी बिल्डर के लिए क्या आवश्यकता है, उसके अंदर वो बताने की मैंने कोशिश की थी। तो उसी के कंटिन्यूशन के अंदर बस बॉडी बिल्डिंग एंड अप्रूवल पार्ट 2, इसके अंदर जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट पहले 3 प्रकार की बस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो व्हीकल होता है, उनके लिए EIS 052 नॉर्म्स लागू होते हैं। तो उनके जो इंपोर्टेंट नॉर्म्स हैं, इंपोर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है इन EIS 052 के, इसके बारे में अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ EIS 052। ऐसे तो EIS 052 के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स दे रखे हैं और 5 अपेंडिक्स दे रखे हैं, ठीक है ना। उसमें अलग अलग पूरे डिटेल्स के अंदर बता रखा है, लेकिन अपन सभी चैप्टर्स का यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये 5 इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजंस माने हैं। सबसे पहले मॉडल्स के बारे में, सेकेंड होता है उसके डायमेंशन के बारे में व्हीकल्स के, तीसरा होता है सीटिंग अरेंजमेंट, और चौथा है इमरजेंसी एग्जिस्ट और सेफ्टी फीचर्स। यानी कि पहला तो है जो दो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में है उसके, ठीक है ना, और सेकंड दो है सेफ्टी पर्पज के हिसाब से। ये जो मैंने प्रोविजंस इंपॉर्टेंट माने हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉडल्स, जैसे कि 3 प्रकार की बसें इसमें आएगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है ना। अब इनके अंदर भी टाइप 1 के अंदर कौन से मॉडल हो सकते हैं, टाइप 2 के अंदर कौन से मॉडल हो सकते हैं, टाइप 3 के अंदर कौन से मॉडल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें टोटल 4 मॉडल को डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले नॉन डिलक्स बस है, ठीक है ना, जिसे शॉर्ट में अपन कहेंगे NDX, ठीक है ना। ऐसी बस है जो कि मिनिमम बेसिक कंफर्ट, यानी उसमें बहुत ही न्यूनतम सुविधाएं दे रखी है, कंफर्टनेस की मूलभूत सुविधाएं दे रखी है, उसे आते हैं वो नॉन डिलक्स बस है। फिर आएगा सेमी डिलक्स बस है, जिसे अपन शॉर्ट भाषा में SDX कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसमें स्लाइटली हायर कंफर्ट लेवल, यानी कि इससे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल उसमें हाई होगा, सीट जो सीट के कुशंस है और जो दूसरे फैसिलिटीज आगे अपन डिस्कस करेंगे। फिर है डिलक्स बस है, डिलक्स बसों के अंदर हाई कंफर्ट लेवल होगा, यानी इन दोनों से ज्यादा कंफर्ट लेवल होगा उसमें सीटों वगैरह में, तथा सीटों का जो होगा वो इंडिविजुअल सीट अरेंजमेंट्स होगा, यानी कि प्रत्येक पैसेंजर्स के लिए अलग अलग सीट होगी, वो कंटिन्यूस सीट वाली नहीं होगी। फिर है एडजस्टेबल सीट बैक, यानी कि जो सीट बैक होगा वो भी एडजस्टेबल सीट बैक होगा, वो कहलाती है डिलक्स बस है, DLX। फिर है लास्ट के अंदर ACX। ACX बसें कौन सी होगी, जिसमें डिलक्स बसें वाली सारी फैसिलिटी होगी, लेकिन साथ में उसमें AC लगा हुआ होगा। इसके साथ में अभी अमेंडमेंट करके HDX और NDX में भी AC को मतलब AC ऑप्शनल कर दिया है, चाहे तो इसमें AC लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर AC जैसे कंपलसरी है। तो प्रत्येक टाइप की बसों के अंदर 4 प्रकार के मॉडल ये हो सकते हैं। अब सबसे पहले एक एक के बारे में देखें। पहले जैसे मॉडल के बारे में हो गया, अब दूसरा है डायमेंशन के बारे में, ठीक है ना। डायमेंशन जैसे कि आपको पता है जो मोटर व्हीकल का जो ओवरऑल डायमेंशन है, यानी बाहर से उसकी लंबाई, कुल चौड़ाई और कुल ऊंचाई और उसका ओवरहैंग है, वो कितना हो सकता है, तो वो एज पर रूल 93 ऑफ CMVR, यानी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 89 के रूल 93 के अकॉर्डिंग टू उनका ओवरऑल डायमेंशन होना चाहिए। ओवरऑल डायमेंशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं और उस वीडियो से आप उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन बसों की कितनी होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं किया है। थर्ड आ गया सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसमें, क्योंकि बहुत से स्टेट के अंदर जो इन बसों का टैक्सेस होता है, वो टैक्स का जो स्लैब्स होते हैं वो स्लैब सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सीटिंग लेआउट, यानी कि किस प्रकार का लेआउट कौन से मॉडल के अंदर अलाउ कर रखा है ना। ऑल द सीट शैल बी इंस्टॉल्ड फेसिंग फॉरवर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाइप 1 बसेस, यानी कि जो टाइप 1 बसें थी, जिसे अपन सिटी बसें कहते हैं सामान्यतः में, उसके अंदर आमने सामने बैठ सकते हैं, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 बसें हैं, इन दोनों बसों के अंदर जो पैसेंजर की फेसिंग होगी वो हमेशा आगे की ओर ही
होनी चाहिए। अब लेआउट, ठीक है ना, टाइप वन के अंदर सीटिंग लेआउट कौन से हो सकते हैं, जैसे 2x1 का लेआउट का मतलब हो गया एक तरफ 2 सीटें एक तरफ 1 सीट है। 2x2 का मतलब दोनों तरफ 2-2 सीटें। और 2x3 का लेआउट का मतलब हो गया एक तरफ 2 सीटें और एक तरफ 3 सीटें। तो टाइप 1 के अंदर जैसे 4 मॉडल है, ठीक है ना, मैंने बताए थे। तो इसमें 2x1 लेआउट है, इसमें अलाउ नहीं कर रखा है, ठीक है ना। 2x2 लेआउट है, इसमें अलाउ चारों मॉडल के अंदर कर रखा है, ठीक है ना। और 2x3 लेआउट भी इसमें अलाउ नहीं कर रखा है। एक चीज और ध्यान रखना, यह अदर देन मिनी एंड मीडियम बसेज के अंदर के लेआउट में बता रखा हूं। मिनी बसें और मीडियम बसें के जो लेआउट है वो अलग से हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मिनी बस और मीडियम बस को डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन AIS 052 के अंदर मिनी और मीडियम बस को डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर मिनी 14 से लेकर जो 23 सीट तक की बस होती है वो मिनी बस कहलाती है, तथा 24 से लेकर 35 सीट तक की बस है वो मीडियम बस है कहलाती है। ये केवल AIS 052 के अंदर है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर नहीं डिफाइन कर रखा है इसको, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। और 35 सीट से अबोव है वो नॉर्मल बस कहते हैं, जिसे अपन स्टैंडर्ड बस यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो अदर देन मिनी और मीडियम के अंदर ये है। टाइप सेकंड की बस है, टाइप सेकंड में ये चारों मॉडल है। टाइप सेकंड के अंदर कौन सी बस हो गई, जो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाती है और इसमें स्लाइटली हायर कंफर्ट होता है। उस केस के अंदर भी 2x1 इसमें अलाउ नहीं कर रखा है। 2x2 लेआउट है केवल ये डीलक्स के अंदर इसमें अलाउ कर रखा है। और 2x3 लेआउट है वो SDX और NDX और SDX में अलाउ कर रखा है। यानी कि 2x2 डीलक्स और AC डीलक्स में 2x2 अलाउ कर रखा है, और बाकी जो बेस मॉडल है उसके अंदर 2x3 लेआउट है सीटिंग, वह अलाउ कर रखा है। फिर है टाइप 3 बसें। टाइप 3 बसें के अंदर NDX मॉडल होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो SDX, DLX और ACX है। इसके अंदर जो 2x2 अरेंजमेंट है वो डीलक्स और ACX के अंदर अलाउ कर रखा है, और SDX के अंदर जो 2x3 लेआउट है ये अलाउ कर रखा है। और मिनी बस और मीडियम बस है उनके अंदर 2x1 और 2x2 ये अलाउ कर रखा है। इसमें 2x3 अलाउ नहीं कर रखा है क्योंकि उसमें इतना स्पेस होगा नहीं, इसलिए। तो ये थे सबसे पहला सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से हो सकता है। फिर अपन देखते हैं जो सीटों की साइज है वो क्या होगा, ठीक है ना। विड्थ, सीट विड्थ, डेप्थ और क्लियर स्पेस एज पर ASI 02। अब ASI 023 क्या है, यानी कि ASI 02 जो सीटों के बारे में अलग से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। तो जो सीट है वो सीट AIS 023 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू बनी हुई होनी चाहिए, ठीक ना। उसमें सीट की स्ट्रेंथ, सीट की साइज वगैरह के बारे में डिटेल से बता रखा है। तो अब जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें वो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मिनिमम सीट विड्थ ऑफ कुशन, जो सीट का कुशन होता है उसकी। अब यहाँ देखो मैंने एक बता रखा है, ये जो सीट का कुशन है ये कुशन बता रखा है, इसको 2F की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो 2F वैल्यू कितनी होनी चाहिए सीट का कुशन। अगर टाइप 1 टाइप 2 बस है तो उसके अंदर कुशन मिनिमम 400 mm होना चाहिए। अगर टाइप 3 बस है तो उसमें मिनिमम 450 mm 450 mm कुशन की चौड़ाई होनी चाहिए। फिर है मिनिमम विड्थ ऑफ अवेलेबल स्पेस फॉर सीट, यानी कि कुशन के अलावा जो ऊपर सीट की स्पेस होती है, यानी कि सीट टोटल स्पेस, जो कि यहाँ पे मैंने ये 2G में डिफाइन किया है, ठीक है ना, सेंटर से दोनों और बराबर इक्वल। तो ये जो वैल्यू है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीट, यानी कि अगर अकेली सीट है, जैसे ये अकेली सीट बता रखी है, इस केस के अंदर 500 mm होना चाहिए। और इन केस ऑफ कंटिन्यू सीट, यानी कि लगातार सीट है, जैसे 2 सीटें साथ में है, तो इस केस के अंदर 450 mm कंटिन्यू सीट के अंदर ये 2G स्पेस होना चाहिए, सीट का टोटल स्पेस होना चाहिए। फिर है डेप्थ ऑफ सीट, सीट की गहराई, जिसे मैंने K से यहाँ पे डिनोट किया है इसको, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ सीट K, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ सीट की वैल्यू कितनी होगी। अगर टाइप 1 बस है 350 mm और टाइप 2 और टाइप 3 है तो उसके अंदर 400 mm डेप्थ ऑफ सीट होनी चाहिए। फिर है सीट स्पेसिंग, सीट स्पेसिंग पिच, दो सीट के बीच की दूरी, जिसे इनको पिच कहते हैं, ठीक है ना। यह पिच है वो टाइप 1 के अंदर 650 mm, टाइप 2 के अंदर 680 mm और टाइप 3 के अंदर 680 mm होना चाहिए। फिर है मिनिमम क्लियर स्पेस, जो मिनिमम क्लियर स्पेस यानी कि ये वाला स्पेस है ना, एक्स,
जिसे अपन प्रचलित भाषा में लेग स्पेस भी कहते हैं। तो ये x की वैल्यू है, अगर टाइप 1 बसें हैं तो 190 mm, टाइप 2, टाइप 3 यानी कि तीनों के अंदर 190 mm ही न्यूनतम लेग स्पेस होने चाहिए। ये जो सारे डायमेंशंस बताए हैं वो न्यूनतम है, ठीक है ना। तो ये थे सीटों के बारे में कंप्लीट। अब आपको सीटिंग कैपेसिटी निकालनी है किसी बस की। अगर आपको किसी बस की सीटिंग कैपेसिटी निकालना है तो टोटल जो सीटिंग स्पेस है बस के अंदर, पीछे के ड्राइवर के कैबिन के पीछे की साइड में, उसमें से गैंगवे निकाल दो आप, गैंगवे का एरिया। गैंगवे के एरिया का निकालने के बाद यानी कि आपका टोटल पिच कितना है और सीट की चौड़ाई कितना है, यानी कि 2G, यानी कि एक प्रकार से P इंटू 2G वैल्यू कितनी है वो एरिया निकाल लो आप, ठीक है ना। और टोटल जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर इस एरिया को डिवाइड कर दो तो लगभग एक टेंटेटिव सीटें आ जाएगी, इतनी सीटें लगभग इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये थे सीटिंग अरेंजमेंट और सीटों के साइज के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। इमरजेंसी एग्जिट अब है दो सेफ्टी के बारे में है। सेफ्टी के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है वो जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बहुत बार सेफ्टी गेट्स वगैरह खुलते नहीं है, सेफ्टी गेट्स होते नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट होती नहीं है, तो एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा सेफ्टी एग्जिट, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी एग्जिट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पब्लिक पैसेंजर व्हीकल के अंदर। अब कितने होने चाहिए इमरजेंसी एग्जिट? मिनिमम नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट और डोर एग्जिस्ट फॉर मिनी एंड मीडियम बस 1, यानी कि अगर मिनी और मीडियम बस है उसके अंदर न्यूनतम एक इमरजेंसी एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी कि जो सर्विस डोर है उसके अलावा, सर्विस डोर यानी कि जो मेन डोर होता है जिससे कि पैसेंजर ऊपर नीचे चढ़ते हैं, उसके अलावा न्यूनतम एक और इमरजेंसी एग्जिस्ट होनी चाहिए। इन केस ऑफ अदर देन मिनिमम एंड मीडियम बस है सेल बी 2। इनके अलावा अगर जो स्टैंडर्ड बस है उसके अंदर न्यूनतम 2 इमरजेंसी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ड्राइवर डोर में बी कंसिडर एज इमरजेंसी एग्जिस्ट इफ इट इज इजीली एक्सेसिबल, यानी कि जो ड्राइवर का डोर होता है अगर उस पर आराम से पैसेंजर की पहुंच है तो उस केस में उसको एक इमरजेंसी डोर मान सकते हैं। अगर उसकी आराम से किसी पैसेंजर की पहुंच नहीं है वहां तक ड्राइवर डोर तक तो उसको नहीं मानेंगे। तो यानी कि सर्विस डोर, ड्राइवर डोर और इसके अलावा 2 इमरजेंसी एग्जिस्ट होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिस्ट शुड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सर्विस डोर और रियर साइड इन द मिडल। अब इमरजेंसी एग्जिस्ट होनी कहाँ चाहिए? इमरजेंसी एग्जिट जो सर्विस डोर होता है यानी कि जिसे यात्री चढ़ते और उतरते हैं उसके ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, या फिर जो गैंगवे होती है सबसे पीछे की ओर गैंगवे के स्ट्रेट से सीध में होना चाहिए। इसके बाद एडिशनल एस्केप हैचेज में बी फिटेड ऑन द रूफ। इसके अलावा जो छत के अंदर आपने देखा होगा कि वो एस्केप हैचेज लगाते हैं, ठीक है ना, वहां से बाहर निकलने के लिए ऊपर भी एक गेट लगाया होता है, विंडो लगाई होती है। इसके अलावा वो भी लगाया जा सकता है। इनके जो इमरजेंसी एग्जिट की साइज क्या होगी, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, वो AS 052 नॉर्म्स के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह और साइज वगैरह के बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और इमरजेंसी जो भी एग्जिस्ट होगा उस पर यह साइन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक ना, मार्क किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट 5 इंपोर्टेंट फीचर्स है वो सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या? सबसे पहले अपन लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि मिनिमम 2 फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी प्रोवाइडेड, वन बीइंग क्लोज टू द ड्राइवर सीट, यानी कि न्यूनतम 2 उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, वो उस डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं। जिसमें से एक फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर ड्राइवर की सीट के पास में होना चाहिए। फर्स्ट एड किट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 138(4)D के अंदर जो फर्स्ट एड किट एक पब्लिक पैसेंजर व्हीकल के अंदर होना चाहिए, ठीक ना, वो किट दे रखा है, उसमें कौन कौन सी दवाएं होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड किट होना चाहिए, और वो प्रत्येक पैसेंजर के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि इजीली उसकी पहुंच होनी चाहिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा जो पीछे पब्लिक बैठ रहती है, ड्राइवर या जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स के पास ऐसी एक सुविधा होनी चाहिए कि जो कोई भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो पीछे बैठे पैसेंजर तक आसानी से पहुंचा सके। यह इंफॉर्मेशन विजुअल हो सकती है, कोई विजुअल बोर्ड अंदर लगा के, या ऑडियो हो सकती है, अंदर स्पीकर लगा के वो ऑडियो से दे सकते हैं, या विजुअल ऑडियो विजुअल सिस्टम दोनों हो सकते हैं, यानी कि जॉइंट संयुक्त रूप से हो सकती है। तो प्रत्येक वाहन के अंदर पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जो बसें बताइए इसके अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना भी अनिवार्य है, जिसकी में जब कोई भी इमरजेंसी हो,
कहीं भी कोई बात कहनी हो तो उस केस में वो पहले पैसेंजर को कह सकते हैं। इमरजेंसी डिक्लेरेशन स्विचेज फॉर स्पीडी इवैक्यूएशन, यानी कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक ना, जैसे कोई एक्सीडेंट केस हो गया या और भी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो इसलिए एक ऐसा डिक्लेरेशन स्विच भी लगाना अनिवार्य होता है। जो ड्राइवर द्वारा या कंडक्टर द्वारा उस स्विच को दबा देते तो अंदर एक हुटर या अलग प्रकार के सायरन की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जल्दी से जल्दी बस को इवैक्यूएट करना है, खाली करना है, स्पीडली खाली करना है। तो ये भी एक सिस्टम उसमें लगा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट, नो रूफ लगेज कैरियर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन एनी टाइप ऑफ बस, यानी जो मैं तीनों टाइप की बस बताई है, तीनों टाइप के बस के अंदर की छत पे सामान ले जाना अलाउ नहीं है। छत पे सामान लेना जरूरी नहीं है, इसका मतलब छत पे कैरियर लगाना भी अलाउ नहीं है। फॉर्म 22B जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, ठीक है ना, इनिशियली सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ बस बॉडी बिल्ड, यानी कि जो बस बॉडी बिल्डर है उसके द्वारा इनिशियली सेल्फ कंप्लायंस दिया जाता है कि भाई सेल्फ सर्टिफिकेट होता है उससे कंप्लायंस का कि मैंने जो बस बनाई है वो इसके अकॉर्डिंग टू बनाई है। डिक्लेरेशन बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर कंप्लायंस ऑफ EIS 052, मैन्युफैक्चर शुड बी फिल ड्यूली यानी कि अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से भरकर बॉडी व्हीकल के साथ में देगा। और जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है और जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है, यह जो फार्म होता है 22B, इस फार्म 22B को एज ए चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसने कौन सी टाइप की बस लिखी है, उसने कौन सा मॉडल लिखा है, ठीक ना, और कौन कौन से जो ये सारे मैंने प्रोविजंस बताए हैं, और इसके अलावा जो और भी सारे प्रोविजंस है, सारे प्रोविजंस की डिटेल्स इस 22B फॉर्म के अंदर होती है। तो आपको जब कोई भी बस चेक करते हैं, ठीक ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बस चेक करने से पहले आप 22B फॉर्म के अंदर उसने क्या क्या लिख के दिए है, जो लिखे है उसके अकॉर्डिंग टू बस का निर्माण हुआ है या नहीं, जो सीटों की साइज है, सेफ्टी फीचर्स है, वो सारे उसके अकॉर्डिंग टू है या नहीं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो इसलिए आप हमेशा इसको ध्यान से रजिस्ट्रेशन के वक्त देखें। और जो मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चर भी बिल्कुल क्लियर और ध्यान से इनको भरें। अब है ऑफेंस एंड पेनल्टी, अगर किसी बस बॉडी बिल्डर द्वारा अगर इसकी पालना नहीं की गई है, यानी कि जो EIS 052 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बस नहीं बनाई है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि उसने रूल 25C का उल्लंघन किया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के, तो उसके लिए ऑफेंस क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो बस बॉडी मैन्युफैक्चर है, बॉडी मैन्युफैक्चर को एज ए डीलर उसको डिफाइन कर रखा है। तो डीलर के ऊपर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना व 1 साल तक की सजा का प्रावधान कर रखा है। अगर वह बस या जो 22B के अंदर वो अगर जानकारी गलत देता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 1 साल तक की सजा का प्रावधान दे रखा है। तो ये थे EIS 052 के इम्पोर्टेंट नॉर्म्स जिसको मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद जो अलग मैंने बताए थे जो स्पेशल पर्पज की बस है उनके लिए मैं अलग अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।